Question number 2 of cash budget. Prepare cash budget for Jan to June from the following information. इस क्वेश्चन में हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसके बेसिस पर हमने कैश बजट प्रिपेयर करना है. All amounts are in thousands of rupees. Sales, wages, miscellaneous expenses. फिर सेल्स के बारे में वो बता रहा है 20% of the sales are on cash and the balance on credit. अगर हम 100 रुपीज़ की सेल करते हैं तो 100 में से 20 रुपए की सेल ऑन कैश बेसिस है, 80 की जो सेल है दैट इज ऑन क्रेडिट बेसिस. फोर्थ पॉइंट, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स. 100 में से जो 80 की क्रेडिट सेल है उस क्रेडिट सेल का 50% मीन्स 40% टोटल का हो गया, दैट इज कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स. जिस मंथ में सेल की उससे अगले मंथ में टोटल सेल का 40% कलेक्ट हो जाएगा. क्रेडिट सेल्स 80, क्रेडिट सेल्स का 50%, 80 का 50%, 40, इस तरह से टोटल का 40% हो गया. या हम कहें कि क्रेडिट सेल का 50% जो है दैट विल बी कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स, 30% इन द सेकेंड मंथ एंड 20% इन द थर्ड मंथ. 50, 30 and 20 means 100% of the credit sales are collected. There is no bad debts. तो ये तो सेल्स की डिटेल हो गई कि आउट ऑफ एवरी 100, 20 is on cash basis that will be collected in the month in which the sales are made, 40% in the next month, 24% in the next to next month, and 16% in the third month. The firm has a gross profit margin of 25% on sales. सेल्स में 25% ग्रॉस प्रॉफिट है, बाकी क्या हो गया 75% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गई. मटीरियल फॉर द सेल ऑफ ईच मंथ इज परचेज्ड 1 month in advance on credit for 2 months. जिस भी मंथ में हम सेल कर रहे हैं उस मंथ की सेल्स के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए वो हमने सेल वाले मंथ से 1 महीना पहले ही परचेज कर रखा है, एंड इट इज परचेज्ड ऑन ए क्रेडिट ऑफ 2 months. मीन्स जैसे मान लीजिए हमने जन में सेल की 120 की, तो 120 की सेल के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए वो हमने उससे 1 महीना पहले खरीदा होगा. That would have been purchased in December and purchased on a credit of 2 months. मीन्स अगर हम दिसंबर में परचेज कर रहे हैं तो हम दिसंबर में पेमेंट नहीं करेंगे, जनवरी में पेमेंट नहीं करेंगे, फेब में उसकी पेमेंट कर देंगे. मीन्स जो भी हमारी जनवरी में सेल हुई उस सेल की कॉस्ट के इक्वल पेमेंट हम नेक्स्ट मंथ में करेंगे. द टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज is 1/3 of a month and of miscellaneous expenses 1 month. Time lag in the payment of wages and salaries. ये जो हमारे wages and salaries है उनमें जो time lag है that is 1/3 of a month. इसका मीनिंग ये हुआ कि हम हर महीने के जो वेजेस हैं वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, 1/3 की पेमेंट एट ए टाइम करते हैं. और मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो हैं दीज आर पेड ऑन मंथली बेसिस. मींस इस मंथ का, नवंबर के मंथ के जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे वो अगले मंथ में पे हो जाएंगे. इस तरह से 1 महीने के क्रेडिट पर ये एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं. डिवेंचर्स वर्थ ₹40,000 वर सोल्ड इन जनवरी. द फर्म मेंटेन्स ए मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 40,000. हर महीने के एंड में कम से कम 40,000 हमारे पास कैश इन हैंड होना ही चाहिए. अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में हमारा क्लोजिंग कैश इन हैंड 40,000 से
फॉल बिलो करता है तो हम क्या करेंगे, उसको एटलीस्ट 40 करने के लिए फंड्स बोरो कर लेंगे। फंड्स कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इन द मल्टीपल्स ऑफ 1000। तो फंड्स जो बोरो करेंगे, दीज विल बी बोरोड इन मल्टीपल ऑफ 1000 एंड इट विल बी एट ए इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट बीइंग पेबल ऑन मंथली बेसिस, जिस मंथ में हम बोरोइंग करेंगे उस बोरोइंग के ऊपर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ में उस बोरोइंग का इंटरेस्ट पे कर देंगे। कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ दिसंबर वाज 60,000। हमने बजट प्रिपेयर करना है फ्रॉम जनवरी टू जून, तो जनवरी के मंथ में हमारे पास ओपनिंग कैश इन हैंड कितना होगा, जो पिछले साल दिसंबर के एंड में था। तो दिसंबर के एंड में हमारे पास 60,000 कैश इन हैंड था, तो इट मीन्स बजट के स्टार्टिंग में, जनवरी के बिगिनिंग में हमारे पास ओपनिंग कैश इन हैंड 60,000 होगा। इस तरह से उसने हमें कुछ रिसीट्स एंड पेमेंट्स के बारे में बताया जिनके बेसिस पर हमने अपना बजट प्रिपेयर करना है, दैट इज कैश बजट फ्रॉम जनवरी टू जून। फ्रॉम जनवरी टू जून सबसे पहले हम रिसीट्स लिख लेंगे, फिर पेमेंट्स लिख लेंगे, फिर बाकी की एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। रिसीट्स में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कैश सेल्स एंड कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। कितनी हमने किस मंथ में कैश सेल की और उसी मंथ में डेटर से कितना कैश कलेक्ट हुआ, ये सारी डिटेल सेल्स के बारे में ही थी। इसकी वर्किंग हम सेपरेटली देखते हैं कैसे इसको कंप्यूट करना है। 20% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट, ये सेकंड पॉइंट में बताया। 20% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट मींस इफ सेल्स आर 100, उसमें से 20 जो है ऑन कैश बेसिस है, 80 इज ऑन क्रेडिट बेसिस। फोर्थ पॉइंट में उसने बताया कि जो क्रेडिट सेल्स हैं उन क्रेडिट सेल्स का 50% जो अमाउंट है दैट विल बी कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स। जिस मंथ में सेल की उससे अगले मंथ में इमीडिएटली जो नेक्स्ट मंथ है उसमें क्रेडिट सेल का 50% मीन्स 40 कलेक्ट हो जाएगा। 30% इन द सेकेंड मंथ, तो 30% इन द सेकेंड मंथ, 30% ऑफ द क्रेडिट सेल्स, 80 का 30% 24 हो गया, एंड 20% इन द थर्ड मंथ क्रेडिट सेल का 20%, तो 80 का 20% दैट इज 16। मीन्स अगर हम 100 रुपीज़ की सेल करते हैं तो सेम मंथ में 20 कलेक्ट होगा, उससे नेक्स्ट मंथ में 40, उससे नेक्स्ट मंथ में 24 और उससे भी नेक्स्ट मंथ में 16 कलेक्ट होगा। इस तरह से 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 24 84, 84 प्लस 16 100 का 100 हमें कलेक्ट हो जाएगा। सेम मंथ में 20%, नेक्स्ट मंथ में टोटल सेल्स का 40%, उससे नेक्स्ट मंथ में 16% ऑफ द टोटल सेल्स। ये सेल्स हमें गिवन है 200, 220, 120, 100, 150 एंड सो ऑन फ्रॉम नवंबर टू जून। हमने एज इट इज सेल्स को लिख दिया फ्रॉम नवंबर टू जून, ये हमारी सेल्स हैं। 20% ऑन कैश बेसिस मीन्स 20% सेम मंथ में कलेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज कैश सेल्स, तो 200 का 20% 40% ऑफ द टोटल सेल्स इन द नेक्स्ट, तो 200 का 40% इन द नेक्स्ट मंथ 80 हो गया, और इसी टोटल सेल का 24% इन द थर्ड मंथ, तो 200 का 24% 48 एंड 16% उससे भी आगे वाले मंथ में, तो 200 का 16% 32। मीन्स जो भी हम सेल्स करते हैं उसकी हमें 4 इंस्टॉलमेंट में कलेक्शन हो जाती है।
1, 2, 3 एंड 4, 20, 40, 24 एंड 16। तो हमने नवंबर की सेल का 20%, 40%, 24% एंड 16% ले लिया। बिल्कुल इसी पैटर्न पर जो हम दिसंबर में सेल करेंगे 220 की, उसका 20% दिसंबर में ही कलेक्ट हो जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल्स। तो 220 का 20% 44, इसी अमाउंट का 40% 88 इन द नेक्स्ट मंथ, 220 का 24% इन द थर्ड मंथ एंड 220 का 16% इन द फोर्थ मंथ एंड सो ऑन। इस तरह से हमें सेल्स की कलेक्शन होंगे। अब हमने इन कलेक्शंस का टोटल लगा लिया कि जन में टोटल कितनी कलेक्शन होगी एंड जून में टोटल कितनी कलेक्शन होगी। ये जो कलेक्शन है ये हमारे कैश बजट में आ जाएगा, कैश सेल्स एंड कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो ये जो अभी टेबल तैयार किया था, तो जन के केस में हमें कलेक्शन कितनी हो जाएगी 160, फेब में कलेक्शन होगी 152.80, मार्च में 134, अप्रैल में 151.20 एंड सो ऑन। ये आ गई हमारे पास कैश सेल्स एंड कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। The firm has a gross margin of 25% on sales, means सेल्स में 25% प्रॉफिट्स इंक्लूडेड हैं। तो 75% क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई। अभी इस क्वेश्चन में उसने हमें स्टॉक्स के बारे में नहीं बताया कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। इन द एब्सेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी आर प्रिज्यूमिंग that the firm is maintaining a constant amount of closing stock, एक फिक्स्ड अमाउंट का क्लोजिंग स्टॉक फर्म मेंटेन करती है। इसकी इम्प्लीकेशन क्या हुई कि जितना हमारे पास किसी मंथ के बिगिनिंग में ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की भी अमाउंट उतनी ही होगी। अगर क्लोजिंग स्टॉक्स ओपनिंग स्टॉक्स दोनों सेम हैं तो हमारी परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के इक्वल होंगे। तो हमारी परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के इक्वल होंगे। इट implies that 75% of the sales represents cost of goods sold. If the firm maintains the same stock levels at the beginning and at the end of the year, that is, if opening and closing stocks are same, then cost of goods sold will be equal to purchases. It implies that 75% of the sales value represents our purchases. तो जितनी भी हमारी सेल है उस सेल का 75% के इक्वल वो हमारे परचेज होंगे। अब यहां पर उसने फिफ्थ पॉइंट में हमें बोला मटीरियल फॉर द सेल ऑफ ईच मंथ इज परचेज्ड 1 month in advance ऑन ए क्रेडिट फॉर 2 months। किसी भी मंथ के लिए जो हमने मटेरियल सेल किया उसको उस सेल वाले मंथ से 1 महीना पहले परचेज कर लिया था, एडवांस में परचेज कर लिया था 1 month इन एडवांस, बट ऑन ए क्रेडिट फॉर 2 months। इट इम्प्लाइज दैट मटीरियल विच इज सोल्ड इन नवंबर, जो भी मटेरियल हमने नवंबर में सेल किया, इसका मतलब उसको कब परचेज किया होगा, इससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ में, तो अक्टूबर में परचेज किया होगा। अगर उसको अक्टूबर में परचेज किया एंड परचेज किया ऑन ए क्रेडिट ऑफ 2 months, तो अक्टूबर वाली परचेज की पेमेंट अक्टूबर में भी नहीं करेंगे, नवंबर में भी नहीं करेंगे, दैट पेमेंट विल बी मेड इन दिसंबर। तो इट मीन्स 200 अगर हमारी सेल्स हैं, इसका 75% 150 हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। As the credit period is 2 months, the material which was purchased in October, its payment will be made in December. Thus 75% of the sales represent purchases which will be paid in a month next to the month of sales. Clear?
तो हमने क्या किया, यहाँ पर हर मंथ के लिए जो सेल्स वैल्यूज गिवन है उन सेल वैल्यूज का 75% कंप्यूट कर लिया। 200 का 75% 150, सेकेंड लास्ट 200 का 75% 150, लास्ट में भी 200 का 75% 150, मीन्स सारी की सारी सेल्स का 75% कैलकुलेट कर लिया। तो नवंबर में जो हमने सेल्स की हैं, उसकी परचेज अक्टूबर में हो गई और अक्टूबर वाले की पेमेंट कब हम करेंगे, दिसंबर में। तो इट मीन्स इस 150 की पेमेंट कब होगी, इन दिसंबर। 165 की पेमेंट दिसंबर से नेक्स्ट मंथ जनवरी में पेमेंट होगी। 90 की पेमेंट फेब में होगी। 75 फेब वाली परचेज की पेमेंट मार्च में हो जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्रेडिटर्स को अपनी पेमेंट करेंगे। तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स इन डिफरेंट मंथ्स, दैट इज 165, 90, 75, 112.5, 180 एंड 150, दैट इज पेमेंट्स मेड टू क्रेडिटर्स इन डिफरेंट मंथ्स। इसको भी कैश बजट में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स 165, 90, 75, 112.5, लास्ट में 150, 150, दैट इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स। सिक्स्थ पॉइंट आ गया, द टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इज 1/3 ऑफ ए मंथ। पहले सैलरीज एंड वेजेस की ही बात करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। वेजेस ऑफ ए मंथ आर पेड इन 3 पार्ट्स और इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। अगर हम मान लीजिए जून का मंथ मान के चलें जिसमें हमारे पास 30 डेज हैं, तो इसका मतलब पहले 10 दिन की पेमेंट अलग करेंगे, अगले 10 दिन की पेमेंट अलग करेंगे और लास्ट वाले जो 10 डेज हैं उसकी पेमेंट अलग से करेंगे। वेजेस फॉर 30 डेज ऑफ जून विल बी पेड एज 30 में से क्या होगा, फ्रॉम 1st जून टू 10th ऑफ जून जो वेजेस बनते हैं उनकी पेमेंट हम अलग से करेंगे। कब करेंगे, 10th जून से जो नेक्स्ट डे है 1st ऑफ जुलाई, क्योंकि 10th जून तक के जो काम वर्कर्स ने किए उसकी पेमेंट 10th ऑफ जून को नहीं होगी, नेक्स्ट डे को होगी। अगर अर्लीस्ट पेमेंट भी करना चाहें तो नेक्स्ट डे को ही होगी, क्योंकि शाम तक तो वर्कर काम ही कर रहे हैं, अकाउंटेंट भी शाम तक ही अवेलेबल था। तो ऐसा तो है नहीं कि वर्कर्स काम करके चले गए और अकाउंटेंट ने अपने वेजेस वगैरह कैलकुलेट करके उनको पेमेंट कर दें। अगर पेमेंट जल्दी से जल्दी भी करेंगे, हम मान के चलते हैं कि ये पेमेंट हम नेक्स्ट डे को करेंगे, मींस 11th ऑफ जून को करेंगे। फिर आ गया हमारे पास 11th टू 20th जून, 10 दिन, इसकी पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद 21st से 30th जून तक की पेमेंट करेंगे। फर्स्ट वाली पेमेंट कब हो जाएगी, 11th ऑफ जून को। सेकेंड वाली पेमेंट कब हो जाएगी, 20th जून तक तो उन्होंने काम किया तो 21st ऑफ जून को पेमेंट हो जाएगी अगर अर्लीस्ट पेमेंट भी करें। 30th जून तक जो वर्कर्स ने काम किया, फ्रॉम 21st ऑफ जून टू 30th जून, उसकी पेमेंट 1st ऑफ जुलाई को होगी, नेक्स्ट मंथ के 1st को हो जाएगी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर जून के मंथ के वेजेस होंगे, जून के मंथ के वेजेस की 2 इंस्टॉलमेंट, 3 में से 2 इंस्टॉलमेंट तो सेम मंथ में पे हो जाएंगी और 1 इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट मंथ में पे होगी। मीन्स आउट ऑफ 3, 2 विल बी पेड इन द सेम मंथ एंड 1/3 विल बी पेड इन द नेक्स्ट मंथ। तो वेजेस के केस में क्या होगा, किसी भी मंथ के जितने वेजेस हैं 2/3 विल बी पेड इन द सेम मंथ एंड 1/3 विल बी पेड इन द नेक्स्ट मंथ। यहां पर हमने वेजेस लिख दिए सारे के सारे, फ्रॉम नवंबर टू जून, 30, 30, 24, 24, 24, 30, 30, 24, 24, 24,
नेक्स्ट आ गया 30, 27, 27, 30, 27, 27 एज इट इज रिप्रोड्यूस किया। इस 30 में से 2/3 दैट विल बी पेड इन द सेम मंथ, नवंबर का नवंबर में पे हो जाएगा। तो 30 में से 2/3 20 विल बी पेड इन द सेम मंथ एंड 10 इन द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट 30 में दिसंबर का जो 30 है इसका 20 दिसंबर में ही पे हो जाएगा, 10 विल बी पेड इन द नेक्स्ट मंथ। 24 जनवरी का, जनवरी के केस में 2/3 16 विल बी पेड इन द सेम मंथ एंड 8 विल बी पेड इन द नेक्स्ट मंथ एंड सो ऑन। इस तरह से हम पेमेंट्स करेंगे। सेम मंथ में पेमेंट 2/3, नेक्स्ट मंथ में पेमेंट 1/3। अगर लास्ट वाला देखें 27, जून में हमने वेजेस, जून के हमने वेजेस पे करने हैं, तो जून के जून में कितने पे हो जाएंगे 2/3। 27 का 2/3 मीन्स 18 विल बी पेड इन द सेम मंथ एंड 9 विल बी पेड इन नेक्स्ट मंथ मीन्स इन जुलाई। क्योंकि बजट हमने जनवरी से जून का प्रिपेयर करना है तो हमने ये 2 मंथ्स जो है इनको इग्नोर किया, जनवरी से जून तक के जो वेजेस पे किए उनका टोटल लगा लिया। तो दैट टोटल अमाउंट्स टू 26, 24, 24, 28, 28 एंड 27। इन अमाउंट्स को हम यहां पर लिख देंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। 26, 24, 24, 28, 28 एंड लास्ट में 27। क्लियर। फिर इसी पॉइंट में 6th पॉइंट में उसने कहा था मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1 मंथ। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1 मंथ मीन्स जो दिसंबर के मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं 27, दीज विल बी पेड इन जनवरी। जनवरी वाली पेमेंट फेब में, इस तरह से नेक्स्ट मंथ में पेमेंट हो जाएगी। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस की हम बात करें तो जनवरी में पेमेंट कितनी होगी, जनवरी में पेमेंट करेंगे दिसंबर वाले मिसलेनियस एक्सपेंसेस की 27 के एंड सो ऑन। तो जून में पेमेंट कौन सी हुई होगी, मई वाले एक्सपेंडिचर्स की, दिस 27 दैट इज पेड इन जून। फेब वाले 30 जो हैं तो ये कब पे होंगे, पे हुए होंगे नेक्स्ट मंथ में, तो फेब वाले मार्च में पे हुए होंगे, तो 30 विल बी पेड इन मार्च। तो ये हो गए आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस। फिर इसके बाद 7th पॉइंट में वो कहता है कि कंपनी ने 40,000 रुपीज के डिबेंचर्स सेल कर दिए इन जैन, तो 40,000 हमें कलेक्शन हो जाएगी इन जैन ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ डिबेंचर्स। 40,000 तो जन में 40 की कलेक्शन हो गई। बस अभी उसने रिसीट्स एंड पेमेंट्स के बारे में बता दिया, इसके बाद और कोई रिसीट्स एंड पेमेंट अभी नहीं आ रहे, तो हम इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स का टोटल लगा लेते हैं कि कितना कितना बना। रिसीट्स का टोटल तो एज इट इज ही आ गया क्योंकि यहाँ पर और कुछ अमाउंट्स ही नहीं है। पेमेंट्स का टोटल लगा लिया। अब हम मेन पोर्शन जो कैश बजट का उसकी तरफ आ गए। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनवरी में हमारे पास ओपनिंग कैश इन हैंड कितना था, जो दिसंबर के एंड में था 60, दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनवरी। तो ये 60,000, ये सारी अमाउंट्स इन थाउजेंड्स हैं तो हमने 60 लिख दिया, तो ओपनिंग बैलेंस 60। जनवरी के मंथ में हमें कलेक्शन कितनी हुई, रिसीट्स कितनी हुई 200 की, टोटल कैश अवेलेबल 260। 260 में से 218 की हमने पेमेंट्स कर दें, लेस पेमेंट्स 218, तो क्लोजिंग कैश इन हैंड इज 42। हमें मिनिमम कैश बैलेंस चाहिए 40,000, तो मिनिमम कैश बैलेंस की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मीट हो रही है, तो हमें इस मंथ में कुछ भी बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट इज क्लोजिंग कैश इन हैंड ऑफ जनवरी। बोरोइंग्स नील है हमारी, तो क्लोजिंग कैश इन हैंड इज 42। ये जो जनवरी का क्लोजिंग कैश इन हैंड है दैट विल बिकम द ओपनिंग कैश फॉर फेब, तो 42। अब फेब में हमें टोटल कलेक्शन या रिसीट्स कितने की हुई 152.80, टोटल कैश अवेलेबल 194.8,
फेब में पेमेंट्स 135, तो यहाँ पर पेमेंट्स आ गई 135। क्लोजिंग कैश आ गया हमारे पास 59.80 विच इज मोर देन 40, तो देर इज नो नीड ऑफ बोरोइंग्स फंड्स। ये जो क्लोजिंग ऑफ फेब है दैट विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ मार्च, दिस 59.80। मार्च में कलेक्शन 134, टोटल कैश अवेलेबल 193.80। इसमें से मार्च में हमने पेमेंट्स कितने की 129, तो 129 पेड। अगेन क्लोजिंग कैश बैलेंस इज 64.8 विच इज मोर देन 40, देर इज नो नीड टू बोरो द फंड्स। तो 64.80 इज द क्लोजिंग बैलेंस which will become the opening balance for April, तो 64.8। again collections 151.20, total cash available 216, इसमें से पेमेंट्स 164.5 के, क्लोजिंग कैश 51.5, तो 40,000 की रिक्वायरमेंट अब भी मीट हो रही है, तो अब भी हम फंड्स को बोरो नहीं करेंगे। क्लोजिंग कैश 51.5। ये जो अप्रैल का क्लोजिंग है वो मई का ओपनिंग बैलेंस बन गया। मई में टोटल कलेक्शन 188, टोटल कैश अवेलेबल 239.5। 239.5 में से हमने मई में 235 की पेमेंट्स कर दी। अब क्लोजिंग कैश इन हैंड है हमारे पास 4.5। ये जो 4.5 है 4,500, ये 40,000 से लेस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम कैश बैलेंस 40,000 करने के लिए 40,000 में से हमने 4,500 माइनस किया, एडिशनल अमाउंट हमें चाहिए 35,500 की, तो वो अमाउंट हमें बोरो करनी पड़ेगी 35,500। बट उसने बोला कि जब भी हमने फंड्स बोरो करने हैं तो दीज शुड बी इन मल्टीपल ऑफ 1000, तो मल्टीपल ऑफ 1000 के लिए हम क्या करेंगे, 35,500 की जगह 36,000 बोरो करेंगे इन मल्टीपल ऑफ 1000। तो हमने यहां पर बोरोइंग्स के 36 की, 40.5 क्लोजिंग बैलेंस बन गया। ये जो मई का क्लोजिंग है it will be treated as opening balance of January 40.5. Now receipts 201.60, total 242.10, इसमें से 204 की पेमेंट्स। अब कैश आ गया हमारे पास 38.10। जो हमने इमीडिएटली प्रोसीडिंग मंथ में बोरोइंग्स की 36,000 की, उस बोरोइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हमने इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ में पे करना है। द इंटरेस्ट बीइंग पेबल ऑन मंथली बेसिस, तो 36 के ऊपर 36,000 मींस 36 के ऊपर एट द रेट ऑफ 12% फॉर 1 मंथ, दैट इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 0.36 इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। तो ये इंटरेस्ट यहां से माइनस हो जाएगा, 38.10 में से 0.36 माइनस करके हमारे पास कितना बचेगा, 38.1 माइनस 0.36, हमारे पास कैश होगा 37.74। 37.74 40 से कम है, कितना कम है, 2.26। 2.26 हमें और चाहिए, तो 2.26 के अगेंस्ट हमने क्या करना है, जो बोरोइंग्स करेंगे दैट विल बी ऑफ 3। इस पॉइंट को फिर थोड़ा दोबारा से देखो, 38.1 इसमें से 0.36 इंटरेस्ट का जब निकल गया तो हमारे पास 37.74 कैश इन हैंड बचेगा, विच इज लेस देन 40,000 जो हमारी मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट है। तो मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए हमें 2.26 और चाहिए। 2.26 की जगह
इन मल्टीपल ऑफ 1000 हम 3 की बोरिंग्स कर लेंगे। अब हमारा टोटल बन गया ये 40.74, जो कि मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट ऑफ 40,000 को मीट कर रहा है। इस तरह से हम अपना कैश बजट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर?